दोस्तों, कैसे हो आप? आज की कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है। माता पिता बच्चे को पढ़ाने लिखाने और बड़ा करने में जी जान लगा देते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता के बुज़ुर्ग होने पर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है, जो कि यादों के दूसरे पिटारे में से निसृत हुई है। कहानी का शीर्षक है सॉरी रॉन्ग नंबर। 5 साल पहले बेटे अजय और कीर्ति ने दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। सुभाष और राज को जब पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए। अब 5 साल बाद जब उनका पोता 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई बार दोनों ने सॉरी बोला, तब कहीं जाकर सुभाष और राज जी ने पार्टी में जाने का मन बना लिया। लेकिन पक्का निर्णय उस समय हुआ जब 2 साल के नन्हे भोलू ने अपनी तोतली ज़ुबान में दादा दादी को इनवाइट किया। तब सारे गिले शिकवे भुलाकर माता पिता ने अपना रिजर्वेशन करवा लिया। इधर ट्रेन में बैठे सुभाष और उनकी पत्नी राज बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल रहे थे, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने वाला था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। राज ने भावुक होते हुए कहा, पता नहीं चला 5 साल कैसे बीत गए। भोलू भी तो अब बोलने लगा है। सुभाष जी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता दादाजी तब आओ दे, तो मैं तो आता ही नहीं। 5 साल में एक बार भी बेटे बहू ने हमें दिल्ली नहीं बुलाया। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिज़ी थे, बुलाकर हमारी देखभाल कैसे करते? दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम? ठीक है, अब तो बुला लिया ना, पत्नी राज ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो ज़्यादा टेंशन मत लेना। दिल्ली का सिस्टम कुछ अलग है। हाँ हाँ, जानता हूँ। चलो, प्लेटफॉर्म आ गया, सुभाष जी ने कहा, अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले राज चल रही थी। सुभाष जी ने राज का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और अपने बेटे अजय को फ़ोन करने लगे। और उसी समय फ़ोन करते करते वो थोड़ा सा झुंझला गए। फिर फ़ोन किया, बेटा हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ, बस 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। इतना कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं, तुम तो कह रहे थे 10 मिनट में। अरे पापा, एक इम्पॉर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में। उनकी बात को बीच में ही अजय ने फ़ोन काट दिया। सुभाष जी स्वयं को संयत करते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं, अभी आधा घंटा लगेगा, पहुँचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ थोड़ी रखा है, हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, पत्नी ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा अजय का पक्ष लेती हो। अरे जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था? फिर जब पार्टी आ जाए तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती है, सुभाष कहने लगे। छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल वालों का काम है, हमें क्या? पैसा लेकर पहुंच जाएंगे बस वो। राज जी ने शांति से
पुल पर चढ़ते हुए अपने पति को जवाब दिया, बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंको। सुभाष जी झुंझलाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है? राज जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफॉर्म एक इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। सुभाष जी सूटकेस घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी ली। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद सुभाष जी ने फिर अपने बेटे अजय को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, अजय ने अपने पापा को जवाब दिया। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए सुभाष जी को खामोश देकर राज ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा हूँ एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा, सुभाष जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा। वैसे अभी 11:30 ही तो हुए हैं, पूरा दिन पड़ा है, पार्टी तो शाम 7 बजे है, पत्नी राज ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे। सुभाष जी ने फिर अजय को फ़ोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही, कोई उत्तर नहीं मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सुभाष जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा। राज ने सुभाष जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि आपका फ़ोन उठाए। आधे घंटे में आने को बोला था, 1.5 घंटा हो चुका है, यह क्या तरीका है? सुभाष जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खामख्वाह नाराज़ हो रहे हैं, आ जाएगा। राज ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। सुभाष जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ, कहाँ हो? अजय ने उत्तर दिया, पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी, मैं कीर्ति को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी, उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था? ठीक है, करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, सुभाष जी ने कहा। फिर राज जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज गए। भूख लगने लगी, धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए सुभाष जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, ऑफिस पास है तो अभी तक आई नहीं देवी जी? अच्छा बेवकूफ़ बनाया ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें अपने घर का पता भी तो नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, अपना काम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फ़ोटो में ही देखा है। अच्छा अब कुछ खा लीजिए, कहते हुए राज ने पूड़ी, आलू, अचार डिस्पोजेबल प्लेट में लगाया और प्लेट पति के सामने बढ़ा दी। भूख ज़ोरों की लग रही थी। सब कुछ भूलकर सुभाष जी ने पूड़ी आलू खाए, पानी पिया, एक एक चाय का ऑर्डर किया, फिर इंतज़ार करने लगे। 2:45 बज गए, अभी तक कोई भी नहीं आया। सुभाष जी ने फिर फ़ोन किया। अजय ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि कीर्ति आपको ले आई होगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर अब घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अभी कीर्ति से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। सुभाष जी एकदम शांत होकर बैठ गए। राज बेंच पर पैर पसारने लगी। 20 मिनट बाद अजय का फ़ोन आया। हेलो पापा जी, कीर्ति पहुँच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस तक पहुँच जाइए। सुभाष जी झटपट राज को उठाया, अटैची बैग संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुँच गए। आधा घंटा खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए। घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गए, अभी तक हमारी सुध नहीं ली उन लोगों ने। तुम्हें क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? पत्नी के चेहरे की तरफ देखकर सुभाष जी बोले। पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। राज ने दर्द के कारण कठिनाई से कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना, जब बहू आएगी तो वहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा नहीं अजय से, सुभाष जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम लौट आए। राज को बेंच पर लेटाना चाहा,
तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे। बैठने का स्थान एक ही शेष बचा था और राज को बिठा दिया गया। सुभाष जी ने बहू का फ़ोन नंबर पूछने के लिए अजय को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। राज के चेहरे से पता लग रहा था कि तकलीफ बढ़ रही है। अब सुभाष जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर अजय ने फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं अजय का पापा बोल रहा हूँ। तुम कीर्ति हो ना? यस, मैं कीर्ति बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। यह अजय कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट गया। सुभाष जी हैरान परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अजय के नंबर पर बात हो रही थी, अब अचानक ये रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। राज भी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। पत्नी को धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयाँ लेने वो स्टेशन के बाहर निकल गए। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर मेडिकल स्टोर तक पहुँचे। उसने बिना डॉक्टर की पर्ची कोई भी दवा देने से मना कर दिया। पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। सुभाष जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए। जेब से फ़ोन निकालकर फिर अजय को फ़ोन किया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गए। रोआंसा चेहरा ले वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। राज अभी तक कराह रही थी। सुभाष जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अजय? सुभाष जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाने के बाद राज ने फिर पूछा, कितनी देर? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूं। पता नहीं क्या हो गया, अचानक राज की बात काटते हुए सुभाष जी उसे उठाने लगे। अरे अजय कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हो? उसको आने दीजिए, वही दिखा देगा, राज ने कहा। सुभाष और राज से बिना नज़र मिलाए कहने लगे, पता नहीं कब आएगा, तुम कब तक दर्द सहती रहोगी? चलो बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। राज चलने को खड़ी हुई, लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा, लगता पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ, सुभाष जी ने कहा। नहीं, रहने दे, मुझे लिटा दो बस। राज ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़क पड़ी। सुभाष जी विचलित हो गए। जैसे तैसे राज को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला। ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का एक सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि सहायक उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? सुभाष जी ने गीली आंखें और भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? यह दिल्ली है, आपका बेटा और बहू, कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। यह दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सहायक चला गया। सुभाष जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए राज के चेहरे को देखते रहे। 10 मिनट बाद सहायक डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ लिख दी, सुभाष जी को पर्चा पकड़ा दिया। सुभाष जी ने डॉक्टर से फ़ीस पूछी तो डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फ़ीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। सुभाष जी डॉक्टर के पास जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर सुभाष जी को आश्चर्य हो रहा था। किस शहर में जहाँ अपने भी बेगाने जैसे हो गए हैं,
ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। सुभाष जी राज के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा। उसने दवाइयाँ सुभाष जी को दे दी। सहायक अभी तक पास में ही खड़ा था। तभी सुभाष जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। राघव सुभाष जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह मानो तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले ही आपकी तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। अंत में उन्हें वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा देता हूं। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि सुभाष जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे दवाई के पैसे ले लेना, हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। राज को दवाई से आराम मिलने लगा। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर ट्रेन में आराम से बिठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट, फल राज को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उनके पैर छूकर वहाँ से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी फ़ोन की घंटी सुनकर सुभाष जी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अजय फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर कहकर सुभाष जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। ये थी ट्रेजेडी, सॉरी रॉन्ग नंबर। हमारे बुज़ुर्गों के साथ समाज में कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये तड़प इस कहानी का कारण बनी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।